हमसे परफॉर्मेंस प्लान में ये इलेक्शन छूट गया है। बहुत कुछ किया गया है। केरल बहुत ज्यादा बदल गया है। इन सभी उकसावों के बावजूद केरल ने अपना धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बनाए रखा है। हमारा मुकाबला बीजेपी से है। राजनीतिक रूप से हम यूडीएफ से लड़ रहे हैं। 3 वर्टिकल्स पर लेफ्ट ने प्रदर्शन किया है। अगर आप मुझसे पूछें कि पिनाराई विजयन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, तो मैं कहूंगा केरल के सामाजिक कैपिटल का संवर्धन। हम निश्चित रूप से विन करने जा रहे हैं। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूदा स्थिति ये है, ये बहुत जटिल है क्योंकि आपके 2 कार्यकाल थे, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन आपने लोकसभा में और हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। अब वह बदलाव किस वजह से आएगा? अगर आप यहां विन करने जा रहे हैं तो आपको उस ट्रेंड को पलटना होगा। कुछ भी, वे कौन से मुद्दे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर हम विन करने जा रहे हैं तो हम निश्चित रूप से विन करने जा रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि यह पिछले चुनावों की तुलना में कैसे फर्क डालता है। ठीक है। जहां तक केरल का सवाल है, हर इलेक्शन अलग और भिन्न होता है। सही। यह मेरा अनुभव है। मैं इतने दशकों से केरल की राजनीति देखता रहा हूं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब रहा। पिछले स्थानीय निकाय में भी 2019 के लोकसभा चुनावों में हमारा प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कुछ महीनों के बाद हमने शानदार जीत के साथ वापसी की, लगभग 1 सेंचुरी। शानदार। 99। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप केरल की राजनीति को सिर्फ पिछले चुनावों या पिछले आंकड़ों का विश्लेषण करके नहीं समझ सकते। चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। यह बदलता है और लोगों की मानसिकता भी, क्योंकि उनकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं कि दिल्ली में कौन होना चाहिए, पंजाब में कौन होना चाहिए, कौन पंचायत, विधानसभा में कौन होना चाहिए। तो वो चीजें हैं। तो जैसा कि आपने सही कहा, केरल में हमारे पास एक शिक्षित और बहुत अधिक जागरूक मतदाता है। जो है, ये बारीकियां चुनावों को प्रभावित करती हैं। इस बार क्या बारीकियां हैं? बारीकी यह है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आप पिछले 3-4 दिनों से केरल में हैं, घूम फिर रहे होंगे। बहुत कुछ किया गया है। केरल बहुत ज्यादा बदल गया है। जो लोग यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि एक बदलाव आया है। मेरा मतलब है देख सका, मेरा मतलब है कोल्लम में 2 युवा महिलाओं के साथ आपकी बातचीत। वैसे वह वायरल हो गया है, ठीक है, मैंने वह देखा है। तो जिस तरह बिना सोचे समझे। हाँ, बिना सोचे समझे। देखिए कि केरल में हो रही चीजों और केरल की राजनीति में हुए बदलावों के संबंध में उनका कितना स्पष्ट दृष्टिकोण है इकोनॉमी पिछले 10 सालों से। मुझे लगता है कि ये वामपंथ को फिर से सत्ता में पहुंचा देगा। यह हमें इतिहास बना सकता है। आप कह रहे हैं केरल ने जाहिर है हमेशा यूडीएफ एलडीएफ के बीच चुना है और पिछली बार कोविड और मिस्टर के फैक्टर की वजह से पिनाराई विजयन, जिन्हें लोगों के लिए लगभग एक मसीहा की तरह काम करते हुए देखा गया, और इसलिए ऐसा हुआ। इस बार उस मायने में ऐसी कोई लहर नहीं है और वामपंथ के भीतर भी परेशानी रही है। वरिष्ठ नेताओं के पद छोड़ने के साथ उस मायने में बगावत हुई है। तो कम्युनिस्ट की एक तरह की पार्टी की छवि का टूटना और वह बगावत जिसका आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि यह, अगर आप इसे एक करीबी मुकाबला भी मानते हैं, यह तथ्य कि यूडीएफ आपके कुछ बागी उम्मीदवारों का समर्थन करने जा रहा है, इसका क्या नतीजा होगा? नहीं, मेरा मतलब है वे वामपंथी राजनीति में बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे। कोई 63 साल के अनुभव वाला नहीं, असल में सब रिटायर हो चुके थे। तो यह काफी स्वाभाविक है कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उन्हें लगता है कि वे फिर से परिणाम दे सकते हैं, लेकिन नेतृत्व में सक्रिय कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ नहीं गया है। और हालांकि कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई, उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया, डिमोट किया गया। मेरा मतलब है ब्रांच स्तर पर। ये वे लोग हैं जो वास्तव में वाम मोर्चे से गए हैं। कोई भी गंभीर नेता दूसरी तरफ नहीं गया है, यह मैं आपको बता सकता हूं। और इसके अलावा देखिए, यह किसी एक नेता के इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। तो फिर अगर आप भाजपा को देखें तो ज्यादातर जाने पहचाने चेहरे कांग्रेस के साथ ही थे।
देखिए, आप केरल की राजनीति पर चर्चा नहीं कर सकते के बारे में बात किए बिना। करुणाकरण और एड के एंटनी, सोचिए, मेरा मतलब, मान लीजिए करुणाकरण और एंटनी की बेटी बेटे के बारे में भाजपा में प्रमुख चेहरे इस बारे में कल्पना कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि वामपंथ वैसा हो गया है, लेकिन कुछ प्रभाव हैं और आप केरल को उस राष्ट्रीय चरित्र से अलग नहीं कर सकते जो उभरा है। हम इस तथाकथित साम्राज्य का हिस्सा हैं, तो हम, मेरा मतलब है, एक हद तक रोक सकते हैं या शह और मात दे सकते हैं, लेकिन प्रभाव हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा यह कहता हूं, लेकिन आपको दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। इन सभी उकसावों के बावजूद केरल ने अपने धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखा है। यह एक ऐसी चीज है जिसकी आपको भी सराहना करनी चाहिए। पहली बार जॉस्टिन एक ज़्यादा देखा है, आप हमेशा कहते हैं कि ये पार्टी है जो फैसला करता है, पार्टी है जो ये करता है, लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा अध्यक्षीय प्रकार के पार्टी बन गए हैं, जहां मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री की तरह ज़्यादा हैं। अगर आप केरल से होकर गुजरते हैं, ये सिर्फ ये एक अध्यक्षीय कैंपेन की तरह है, आप जानते हैं, तो क्या बदला है और क्या यह कुछ ऐसा है जिसे केरल के लोग स्वीकार करेंगे या वे इसे स्वीकार करके खुश हैं? देखिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुख्यमंत्री कैंपेन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने यह सब कहा और पहले भी हम हैं। हमारे पास नेता थे जैसे कहिए पिनाराई, नयना, ईएमएस, वी.एस. अच्युतानंदन जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब प्रचार बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आपके पास एक तंत्र है, मेरा मतलब है अपने संदेशों को में एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करने का। टेलीविजन विज्ञापन, आप जिंगल कर सकते हैं, फिर वह क्या है, आउटडोर, ये सारी चीजें हैं। पहले आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए यह अब और भी गहरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वह नहीं था। और आगे एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, देखिए, क्या आप एक नेता पिनाराई के प्रभुत्व में हैं? यह एक सवाल है। मुझे लगता है कि आपके पास भी वह होगा। देखिए, 2 साल पहले अगर आप मुख्य धारा के मीडिया अखबारों को देखें, तो मुख्य नैरेटिव यह था कि हमारे सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं, मतलब ब्रांच स्तर से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। हर अखबार में यह खबरें छपीं कि पिनाराई विजयन को भूना जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है, उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है। उसका क्या हुआ? अगर आप मीडिया के इस नैरेटिव पर विश्वास करते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पार्टी तंत्र और सांगठनिक चुनावों द्वारा चौतरफा आलोचना की गई और उन्हें भूना गया, तो यह कैसे हो सकता है कि आप उस नैरेटिव को भूल जाएं जिसे आपने 2 साल पहले बनाया था? उनमें से एक गलत होना चाहिए। मीडिया पर कभी विश्वास न करें। हाँ, मीडिया पर कभी विश्वास न करें, तो नैरेटिव पर कभी विश्वास न करें। तो किसी और बात पर आते हैं। आप कासा जैसे दक्षिणपंथी ईसाई संगठनों के उदय का श्रेय किसे देंगी, जिनका इस समय एकमात्र उद्देश्य इस्लामोफोबिया फैलाना लगता है और इसके खरीदार और इसे अपनाने वाले भी हैं? मैं मानता हूं कि केरल की राजनीति में कुछ अतिवादी प्रवृत्तियां सामने आई हैं। देखिए, ऐसी प्रवृत्तियों के प्रभाव से अकेले केरल को उससे अलग नहीं रखा जा सकता। इस बारे में हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। देखिए, यह एक ऐसा समुदाय है जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से जुड़ा हुआ है, बल्कि कहीं और होने वाली एक छोटी सी बात का भी केरल की राजनीति पर असर पड़ता है। 3.5 मलयालियों में से एक यात्रा करता है। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें समझना चाहिए। यह एक उच्च मोबाइल समाज है और डिजिटल पहुंच लगभग 100% है। अगर आप टेलीविजन की पहुंच के बारे में पूछें, तो मैं कहूंगा कि यह एक 150 होनी चाहिए। आपके पास वहां 2 टेलीविजन सेट होंगे, मोबाइल डेटा। तो उस कनेक्टिविटी, बड़ी दुनिया और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ाव के साथ यहां भी निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्तियां होंगी। और अगर यहां एक R.SS है, तो उसका प्रभाव दूसरी तरफ भी होगा। लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं था। हम अब ये ज्यादा देख रहे हैं। भारतीय राजनीति कभी ऐसी नहीं थी। राजनीति बदल गई है।
खासकर केरल में। ग्लोबल पोली केरल इन्वर्टेड कॉमा में भारत नामक बड़े साम्राज्य का हिस्सा है। दिल्ली में कई बार लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, ऐसा कैसे है कि आप बीजेपी से अछूते हैं? लेकिन केरल में लोग मुझसे पूछते हैं, बीजेपी कैसे बढ़ रही है? तो यह मैं बस आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि 4 एम हैं जिनकी हमारे नैरेटिव में एक प्रमुख भूमिका है। एक, बेशक मनी पावर, मसल पावर, फिर मीडिया पावर और फिर मैनेजमेंट बेशक आपके पास इलेक्शन कमीशन, संस्थान, सिविल सर्वेंट, गवर्नर वगैरह है। वो मीडिया नैरेटिव मुख्यधारा की मीडिया का एक नैरेटिव है। मैंने केरल में किसी भी मुख्यधारा के अखबार या मुख्यधारा की मीडिया को मोदी या अमित शाह की आलोचना करते हुए नहीं देखा है। केरल में भी इसके बारे में सोचिए। दिल्ली में बेशक ये एक न्यू नॉर्मल है, तो ऐसी दक्षिणपंथी विचारधारा का जबरदस्त दबदबा इतना व्यापक है, इसलिए केरल में भी इसका ऐसा असर पड़ेगा। 2 ट्रेंड्स जो उभर रहे हैं और एक नया ट्रेंड्स है जो ये है कि ईसाई अचानक मुस्लिम विरोधी हो रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं था। क्या वह एक चिंताजनक ट्रेंड है? और दूसरा ट्रेंड ये है कि उच्च वर्ग के हिंदू इस वाम एलडीएफ से दूर होकर भाजपा की ओर जा रहे हैं। आपका मूल समर्थन हिंदू वोट है, तो ये 2 रुझान क्यों हो रहे हैं? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जब उन्होंने कासा के संदर्भ में बात की तो वह सही है। यह एक ऐसा संगठन है जो सामने आया है। देखिए, आप जानते हैं हर जगह एक अवसरवादी वर्ग भी होता है, तो जब उन्हें लगता है कि भाजपा के करीब रहने से आपको ये सारे फायदे मिलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है। तो मैं ईसाई समुदाय का एक वर्ग देखता हूं। निश्चित रूप से अब कुछ चेहरे हैं जिन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। अक्सर ईसाई समुदाय भाजपा के साथ जुड़ जाता है। एक और पहलू जो आपने कहा वह इस्लामोफोबिया, वह मेरा मतलब है मुस्लिम विरोधी भावनाएं जिन्हें भड़काया गया है, उनका असर ईसाई समुदाय में भी है और ग्लोबल की राजनीति ने भी उसमें कहर बरपाया है। ग्लोबल विश्व स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन है और कहीं और रहने वाले कई मलयाली, मान लीजिए यूरोप में या अमेरिका में या कहीं और, प्रभावित होते हैं और हर दिन आपके रोजमर्रा के काम भी असल में कहीं और रह रहे आपके भाइयों या बहनों से प्रभावित होते हैं। अगर मैं अपना व्हाट्सएप देखूं तो 50% व्हाट्सएप कहीं और से आया होगा, केरल से नहीं, या खाड़ी देशों या यूरोप या अमेरिका से आया होगा। तो यह संचार का एक स्थायी आदान प्रदान है जो हो रहा है और मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, ईसाई समुदाय का एक वर्ग कमोबेश रहा है। मुस्लिम समुदाय के वित्तीय उत्थान का क्या? वह भी एक कारक है। पिछले 30 सालों में मुस्लिम समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक कारकों पर भी, और मैं इसकी सराहना करता हूं क्योंकि जो पैसा उन्होंने कहीं और कमाया वे उसे केरल में लाते हैं, वे यहां निवेश करते हैं, तो उससे सिर्फ उन्हें ही फायदा होगा। तो कई बार लोग शिकायत करते हैं कि सबसे अच्छे संस्थान, सबसे अच्छे अस्पताल मुसलमानों के पास चले गए हैं। मैं कहता हूं कि यह अच्छा है। आर्थिक गतिविधि को किसी को सहारा देने की जरूरत है। मेरा मतलब है लोग जाते हैं, जो यूरोप या अमेरिका में जाकर बसते हैं, वे वहां एक विला खरीदते हैं। मेरा मतलब है मॉर्गेज लेते हैं, वे अपना पैसा वहीं खर्च करते हैं। मेरा मतलब है जो कोई यूएई या खाड़ी देशों में जाता है वे व्यापार करते हैं और अगर उन्हें उससे कुछ अधिशेष मिलता है वे उसे केरल लाते हैं, यहां निवेश करते हैं। केरल की आर्थिक गतिविधि ठीक इसी तरह होती है। लेकिन ईसाइयों के लिए प्रभुत्व, लोगों के एक वर्ग को लग सकता है कि देखो, मेरा मतलब है हम पिछड़ रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिससे उन्हें निपटना होगा। वे इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते और मैं यह भी कहता हूं कि आपको भी इससे लाभ होता है। आर्थिक गतिविधि को, मेरा मतलब है, एक वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, केरल में जो ढांचागत विकास हुआ है
मैं हमेशा उनसे कहता हूं, पिछले 10 वर्षों में अकेले बुनियादी ढांचे में 3.5 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और केरल में जो आर्थिक गति पैदा हुई है, उससे सभी को मदद मिली है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय को छोड़ दिया गया है। तो भले ही यहां मुस्लिम समुदाय द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसका दूसरों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। आइए इसे सकारात्मक रूप से लें, लेकिन जब आप केरल के समाज में भी उस तथाकथित नफरत और घृणा और संदेह को लाते हैं, तो लोगों के एक वर्ग में उस दिशा में सोचने की ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। यहीं पर भाजपा इसका फायदा उठाना चाहती है। यहीं पर केरल स्टोरी जैसी प्रचार फिल्में भूमिका निभाती हैं। आपने दूसरे भाग का जवाब नहीं दिया। वह क्या था? हिंदू एलडीएफ से दूर क्यों जा रहे हैं? और आपका सबरीमाला का तथाकथित बदलाव भी एक कारण है, एक कारण प्रभाव भी है ना? मेरा मतलब है कि वे दूर जा रहे हैं और आप कहना चाहते हैं, नहीं, हम वह रुख नहीं अपनाने वाले हैं। मुझे लगा कि मैंने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि हम पूरी तरह से अलग थलग नहीं रह सकते। देखिए, हम इस बड़े साम्राज्य का हिस्सा हैं। देखिए, इतनी सारी नफरत और घृणा फैलाई जा रही है, और क्या आप सोच सकते हैं कि एक मलयाली हमेशा उससे अलग रहेगा? नहीं, हम भी प्रभावित होते हैं। केरल और दूसरे राज्यों के बीच बर्लिन की दीवार जैसी कोई चीज नहीं है। सही। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। तो प्रधानमंत्री यहां आते जाते रहते हैं, गृह मंत्री यहां आते जाते रहते हैं, पूरा मीडिया आता है, यहीं पहुंच जाता है। जिस हद तक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, क्या आपको लगता है कि केरल के लोग उससे पूरी तरह से अछूते रहेंगे? नहीं, हम प्रभावित होंगे। एक वर्ग प्रभावित होगा। नायर समुदाय, जैसा कि आपने सही कहा, वास्तव में नायर समुदाय का एक वर्ग। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि तो क्या आपको उसकी वजह से अपने राजनीतिक रुख को फिर से तय करना पड़ा? देखिए, ऐसा है, मेरा मतलब है, हमारे पास जो संसाधन है, हमें उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके उसे मात देनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 4 एम जो मैंने बताए, अगर आप इन 4 एम, मनी और मीडिया और मैनेजमेंट और मसल पावर वगैरह को लें, तो हम मीलों पीछे हैं। अब अगर आप कुछ जिलों को देखें, नगर पालिका के कस्बों और गांवों में भी जाए, तो आपको यूपी रजिस्ट्रेशन, बिहार रजिस्ट्रेशन, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन वाले कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में वहां काम करते हुए दिखेंगे। उसे वहां से भेजा गया है। यहां कितना पैसा आता है? केरल में आधी रात को एक डकैती हुई थी। कर्नाटक बीजेपी से एक ट्रक भर के पैसा भेजा गया था, जिसे केरल में अकेले बीजेपी के लोगों ने ही लूट लिया। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे अमित शाह का दिया हुआ एक बयान याद आता है। वह कह रहे हैं कि अगर मुझे यूपी के बजाय केरल मिल जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। यह उनका बयान था। तो देखिए, बीजेपी ने केरल को कितना महत्व दिया है। यूपी से ज्यादा केरल को थाली में सजा हुआ पाकर वह बहुत खुश होंगे। यह बीजेपी का रुख है, तो वे केरल को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। आपने मोबाइल मलयाली के बारे में बात की, और इस तथ्य के बारे में भी कि यहाँ बैठा मलयाली सिर्फ दुनिया ही नहीं, देश को भी देख रहा है। युद्ध का कितना प्रभाव पड़ा है, इसका किस तरह का असर हो रहा है? आपने इस युद्ध के मुद्दे पर संसद में एक प्रस्ताव की भी मांग की थी। इसका इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत बड़ा प्रभाव, मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, 12% मलयाली, यह एक आंकड़ा है जो मैंने निकाला है, खाड़ी देशों में रहते हैं। यह लगभग 10 से 12% होना चाहिए, और हर घर में वहां एक कमाने वाला है। और हमारा दृष्टिकोण, हमारी जड़ें, हमारे रुझान भी वहां रहने वाले लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। यहां तक कि हमारी शैली, यहां तक कि खान पान भी। अगर आप यात्रा करते हैं, अगर आप यहां खाने की जगहों को देखें, तो खाड़ी के ज्यादातर व्यंजन यहां भी पहुंच गए हैं। हमारे जीवन का हर हिस्सा वहां से प्रभावित हुआ है। तो अगर कोई छोटी घटना होती है, तो उसके केरल में भी गंभीर परिणाम होंगे। आर्थिक रूप से यह हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। इतना मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव, मेरा मतलब है, कई लोग यहां आकर वोट करने की स्थिति में नहीं होंगे। यह एक बात है।
ये एक एक कारक है। दूसरा, मुझे उतना नहीं दिखता। क्या वे आपके वोटर हैं जिन्हें वापस आना है? नहीं, मेरा मतलब है हर वर्ग से। ये कोई बहुत बहुत मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी संख्या है, क्योंकि कई लोग राजनीति के प्रति अपने जुनून के कारण यहाँ वोट करने आते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग यहाँ राजनीति में, छात्र राजनीति में रहे होंगे, वे सक्रिय रहे होंगे, इसीलिए वे कैंपेन देखने के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। देखिए, यह केरल में यह लोकतंत्र का उत्सव है। यह एक सवाल का जवाब हो सकता है, चुनावों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं। चुनावों पर वैसे कोई वास्तविक प्रभाव नहीं, लेकिन इकोनॉमी और दूसरे पहलुओं पर हाँ। आप और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर बीजेपी होने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन 2024 में दक्षिण और मध्य क्षेत्र में आपने बहुत सारे वोट खो दिए और मुख्य रूप से बीजेपी के हाथों। तो क्या बीजेपी आपकी असली दुश्मन नहीं है, बजाय कांग्रेस के, जो आप जानते हैं 38% और 41% के बीच अटकी हुई लगती है? आप इन क्षेत्रों में 10%, 12% नीचे गए और 10% बीजेपी को गया। तो क्या आप बीजेपी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं? और उन्हें पीछे धकेले बिना आप वास्तव में विन नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप 20 साल पहले जाएं, तो बीजेपी 6%, 7% के आसपास मंडरा रही थी। अब उनके पास 15% है। लोकसभा में 19% तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 15% से 16% तो है। वोट न केवल लेफ्ट से बल्कि यूडीएफ से भी गया है कमोबेश। मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरा पहलू यह है कि विचारधारा, माफ कीजिए, लेकिन आपका बहुत ज्यादा घटता बढ़ता है। वे इलेक्शन, आम इलेक्शन और विधानसभा के बीच 2%, 3% घूमते हैं। पिछले 2 बार में आप क्षेत्रों में 45% से गिरकर 32% पर आ गए हैं। नहीं, लेकिन वो उसका एक कारण है। देखिए, लोकसभा इलेक्शन में आप लोकसभा इलेक्शन को देख रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो 2 बड़े खिलाड़ी कांग्रेस और बीजेपी हैं। स्वाभाविक रूप से लोग बीजेपी का अधिक समर्थन करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि मोदी फैक्टर है। बीजेपी वास्तव में वहां एक शक्ति है और बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है। तो यह प्रवृत्ति है। मेरा मतलब है हम लूज और बाहर, मेरा मतलब है गिरावट वामपंथ से अधिक होगी। तो यह तर्कसंगत और तार्किक है। लेकिन अगर आप मुझसे हमारे रुख के बारे में पूछते हैं, वैचारिक रूप से या दृढ़ विश्वास के अनुसार, तो हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। राजनीतिक रूप से हम यूडीएफ से लड़ रहे हैं। यही कारण है कि 2004 में हमने कांग्रेस उम्मीदवारों को हराया। लगभग 63-64 लोकसभा सीटें मिलीं। हम दिल्ली आए। हमने यह मनमोहन सिंह को थाल में सजाकर दे दिया। आप शासन करें, आप सरकार बनाएं। हम नहीं, हमें तो एक गैस सिलेंडर भी वापस नहीं चाहिए। हम यही कहते हैं, गैस कनेक्शन। यह हमारा दृढ़ विश्वास था। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने का जो दृढ़ विश्वास हम दिखाते हैं, कांग्रेस ने उसका कभी वैसा जवाब नहीं दिया है। माफ कीजिए, बी वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। अगर एक आम इलेक्शन में 20% ने बीजेपी को वोट दिया है, तो वह अतिरिक्त 5% अब बीजेपी को वोट देने के जो भी हो, अपराध बोध, डर से उभर गया है। तो उन्हें फिर से बीजेपी को वोट देने से क्या रोकेगा, आप जानते हैं? आपकी जैसे कि एक हद है और आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अब आपने वह लकीर, लक्ष्मण रेखा पार कर ली है, तो और लोग बीजेपी को वोट करने को तैयार हैं। जब बीजेपी को 19% मिले, मैंने प्रेडिक्ट किया, यह कई अखबारों में भी छपा है, कि लोकल बोर्ड में यह 4% कम हो जाएगा। वैसा ही हुआ। और मैं आपको बता सकता हूं, उन्हें इस बार लोकसभा में जो वोट मिला था वह नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कोई बड़ी प्लेयर नहीं है। वे शायद एक प्लेयर हैं, मान लीजिए 1 दर्जन निर्वाचन क्षेत्रों में, उससे ज्यादा में नहीं। तो ये डर कि, मेरा मतलब है इन्वर्टेड कॉमा में, कि बीजेपी को और ज्यादा वोट मिल सकते हैं, मुझे तो ऐसा होता नहीं दिखता। कि तुम चोट पहुंचाओगे, कि बीजेपी तुम्हारे पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, वहां एक थ्योरी है। एक थ्योरी थी जो केरल में प्रचलित की गई थी कि 15% तक इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। सीमा, अगर बीजेपी 15% की सीमा पार करती है, तो यह नुकसान पहुंचाएगी लेफ्ट को। ये कई सोफोलॉजिस्ट्स की एक थ्योरी थी।
आप जैसे लोग या आपके फॉलोअर्स या भक्त। ठीक है, सोफोलॉजिस्ट्स पर विश्वास मत करो। ठीक है, पर यह वैसा नहीं है। देखिए, उन्हें वोट कहां से मिलते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वे कहां सेंध लगाते हैं, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। तो आपका एक मैक्रो लेवल एनालिसिस नहीं हो सकता इस बारे में कि उन्हें वोट मिल रहा है। आप जानते हैं, आप मुस्लिम समुदाय की बढ़ती वित्तीय दावेदारी के बारे में बात कर रहे थे और यह कि यह एक अच्छी बात है, लेकिन एक बढ़ती राजनीतिक दावेदारी भी है। मुस्लिम लीग के अलावा अब जमात-ए-इस्लामी का बढ़ता प्रभाव भी है, जो कई अन्य समुदायों, हिंदुओं और ईसाइयों को असुरक्षित बना रहा है। साथ ही मुस्लिम वोट का कांग्रेस के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में यह समेकन, क्या इसका इस इलेक्शन में आप पर असर नहीं पड़ेगा? मैं आखिरी बात से ही शुरू करता हूं। यूडीएफ के पक्ष में मुस्लिम वोटों का समेकन जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ जगहों पर बेशक मोदी यूडीएफ को इससे फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए मलप्पुरम यूडीएफ को मेजॉरिटी सीटें मिल सकती हैं। दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का क्या मतलब है, वे भी इसे समझने के लिए पर्याप्त समझदार हैं। तो यूडीएफ के पक्ष में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण या एकाग्रता जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं होगा। लोकसभा इलेक्शन के दौरान बेशक, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ यूडीएफ ही नहीं है। मेरा मतलब है, दो बड़े खिलाड़ी कांग्रेस और बीजेपी हैं। जाहिर है उनका झुकाव है। भले ही वे मुझे वोट करें, वे निश्चित नहीं हैं कि क्या मेरा मतलब है वहां जिम्मेदारी उठाऊंगा। मेरा मतलब है वहां चिंता के बहुत सारे क्षेत्र हैं। मेरा मतलब है, आपका पहला पहलू जमात-ए-इस्लामी में एक चरमपंथी प्रवृत्ति है। हम उस पर हमला करते रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, ये सब आपस में मिले हुए हैं। चरमपंथी हिंदू संगठन, चरमपंथी मुस्लिम संगठन, चरमपंथी ईसाई संगठन, वे बिल्कुल मिलकर खेल रहे हैं। चीजों का एक संकेतीकरण हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कहीं और हो रहा है। ओवैसी और आरएसएस एक अलग तरीके से सहयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि वे अलग थलग नहीं हैं। उनके लिए मेरा मतलब है, सबसे बड़ा दुश्मन वामपंथ है, क्योंकि वामपंथ केरल को सुरक्षित रखने आरएसएस या किसी भी चरमपंथी संगठन को यहां पैर न जमाने देने का हिमायती रहा है। और मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि पिनाराई विजयन की प्रमुख उपलब्धि क्या हो सकती है, तो मैं कहूंगा केरल के सामाजिक कैपिटल को बढ़ाना। मैं कल्याण या मैं आर्थिक विकास या राष्ट्रीय राजमार्गों की बात नहीं करूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से कोई जिसने भारत देखा है, कोई जिसने इन कई भयावह घटनाओं को देखा है, मैं कहूंगा कि पिनाराई विजयन की सबसे बड़ी उपलब्धि केरल के सामाजिक कैपिटल की वृद्धि, उसकी समृद्धि रही है। तो इस सामाजिक कैपिटल को ध्वस्त करने के लिए ये चरमपंथी संगठन आपस में मिले हुए हैं। एक तरह की समझ है। यह इन संगठनों के बीच किसी तरह की सिम्फनी है। इसीलिए हम इन संगठनों का दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट, धन्यवाद। बस इस बहुत जटिल इलेक्शन के सारांश के साथ समाप्त करें। एक सरल कि 3 मुख्य मुद्दे क्या हैं और फिर निश्चित रूप से कौन विन जा रहा है। सरल। सबसे सरल प्रश्न जो आपने पूछा, कौन विन जा रहा है? हम विन जा रहे हैं। लेफ्ट विन जा रहा है। हाँ, यह एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, एक बात 3 मुख्य मुद्दे। एक बात बहुत स्पष्ट है। हमने इस इलेक्शन को प्रदर्शन के मुद्दे पर पेश किया है। हमारा उससे बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकता है। चूंकि कांग्रेस समझती है कि प्रदर्शन के मुद्दे पर वे वामपंथ का मुकाबला नहीं कर सकते, वे ये सभी बाहरी मुद्दे लाते रहे हैं। मेरा मतलब है, किसी के साथ मौन समझ, अपवित्र गठबंधन, ये सभी चीजें लाई गई हैं। लेकिन हमारे लिए हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। 3 क्षेत्रों में वामपंथ ने प्रदर्शन किया है। सामाजिक कैपिटल, मैं उसे बस अलग रखता हूं, क्योंकि वह अभी मेरे राजनीतिक पार्टी का वैसा कथानक नहीं है। लेकिन 3 क्षेत्र, एक है कल्याणकारी राजनीति। केरल में अत्यधिक गरीबी को खत्म कर दिया गया है। यह एक मॉडल है जिस पर कई लोगों द्वारा भी चर्चा की गई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी ने मुझे फोन करके कहा कि बर्नी सैंडर्स और ये सभी लोग भी उस पर उन कल्याणकारी कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात है सामाजिक सूचकांक, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट। अगर आप केरल के किसी स्कूल में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या यह कोई विदेशी विश्वविद्यालय है? आप ऐसा भी सोच सकते हैं। बुनियादी ढांचा, स्मार्ट क्लासरूम, और तीसरा यह है कि वामपंथ पर हमेशा से एक धब्बा था कि हम आर्थिक तरक्की या उस तरह के निवेश के लिए नहीं हैं। उस धब्बे को पूरी तरह से मिटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में केरल में जो विशाल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसने केरल को आगे बढ़ाया है। देखिए, पिछले साल 2,58,00,000 पर्यटक केरल आए। एक साल में ये आबादी के बराबर हो जाएगा। तो केरल में इतनी सारी चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक विरोधी हम पर उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि इसीलिए वे दूसरे मुद्दे लाते हैं जो कैंपेन के लिए प्रमुख नहीं हैं, लेकिन यह लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो हम उसे भी मात देने के लिए विचलित हो जाते हैं। यही मुद्दा है। नहीं, अपने सारांश में आपने अपने सभी प्रमुख बिंदु कह दिए हैं। उनके फायदों का सारांश बताने के बारे में क्या? देखिए, केरल में सत्ता से 10 साल दूर और केरल मैं कांग्रेस की पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की नींव केरल में है। कांग्रेस आलाकमान असल में केरल पर निर्भर है। अगर वे विन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि यह कांग्रेस आलाकमान को हिला देगा। इसलिए वे बहुत ज्यादा हताश हैं, क्योंकि केरल के बिना मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान जड़ से उखड़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अनुमान है। उस परिवार में वह पवित्रता अब और नहीं रहेगी। तो इसीलिए उन्हें लगता है केरल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें किसी भी तरह से उन्हें केरल मिलना ही चाहिए। तो ये आपके सामने लड़ाई है। और बीजेपी अगर वे अभी कोई पैठ नहीं बना सकते तो वे कब बनाएंगे? सीधी सी बात है। उनके फायदे क्या हैं? उनके फायदे बेशक स्वाभाविक रूप से, मेरा मतलब है जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी संकेतकों पर जो चुनावों को प्रभावित करते हैं वे हमसे मीलों आगे हैं। जिस तरह से वे पैसा झोंकते हैं, जिस तरह से वे संस्थानों को प्रभावित करते हैं, जिस तरह से केरल में आपके पास इलेक्शन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें एक कमल का प्रतीक है। तो जिस हद तक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, राज्यपाल एक हिटमैन की तरह है। तो बीजेपी के लिए जब तक कि वे अब केरल की राजनीति में पैठ नहीं बनाते, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सीपीएम का क्या? अगर आप लूज तो मेरा मतलब है आपका कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे लिए भी। तो सही कहा, मुझे बस मेरा मतलब है अपने तथाकथित पार्टी से थोड़ा दूर रहने दीजिए। इनमें से 3 खिलाड़ियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, केरल की राजनीति। और हमारे लिए हमें लगता है कि यह सिर्फ CTORP.NEM के अस्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि वामपंथी प्रभाव के लिए भी है। देखिए, वामपंथी विचारधारा, हमें लगता है कि केरल की 4 सीमाओं से परे उसका जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि हम केरल में हैं। विश्व स्तर पर हमारी चर्चा होती है क्योंकि हम केरल में हैं। तो अगर आप केरल में सत्ता बरकरार नहीं रख पाते हैं तो उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं उस बात से सहमत हूं। तो आप एक नए वामपंथ को पेश कर रहे हैं। इसे केरल में एक नया वामपंथ कहा गया है, जो है आप कॉल एक नया वामपंथ कह सकते हैं। मेरे लिए यह सिर्फ वामपंथ है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अडूर। बहुत बहुत धन्यवाद।